हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग मेथड पार्ट 2। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जो सेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे आप एनवीएस देने जाएं या टीजीटी पीजीटी, सभी में आता है ये टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने 10 मेथड को डिस्कस किया, उसके बाद आज हम देखेंगे रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, प्लेवे मेथड, Montessori method, Dalton method, inductive and deductive method, analysis and synthesis method, problem solving method and last है हमारा drill method। सोर्स मेथड, एक्टिविटी मेथड, वैसे तो बहुत सारे मेथड है लेकिन जो मेन है हम उसे ही डिस्कस कर रहे हैं, बट इनफ है ये। 11th मेथड है रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड, जिसको हम कह देते हैं किसने दिया इसको या किसके साथ जोड़ सकते हैं, जेएल मोरेनो के साथ। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसको नाटक विधि भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं, कोई भी एक स्टोरी हो सकती है कुछ भी इस तरह का, उनको एक कैरेक्टर का रोल दिया जाता है। मान लो वो टीचर का रोल प्ले करेंगे और इस दौरान जब वो कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं तो उसकी जो स्टोरी है, जैसे उसको भाव के साथ बाहर लाना है, तो बहुत ज्यादा सेंसेस का यूज होता है। जो बच्चा सुन रहा होता है उसकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है और जो बच्चा बोलेगा उसकी स्पीकिंग पावर अच्छी होती है, और दोनों भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर दो पात्र हैं किसी भी कहानी में, मतलब कि दो कैरेक्टर है किसी भी स्टोरी में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे की बात को सुनेंगे भी ध्यान से, तभी तो जवाब दे पाएंगे। तो सेंसेस बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, इमेजिनेशन अच्छी यूज हो रही है कहीं ना कहीं। इसके अलावा कंसंट्रेशन है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है विकसित हो रही है। क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है बच्चे में और चाइल्ड सेंटर्ड भी है एक तरह से। और दूसरी एक बात, अगर हम बात करें तो क्या चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि ये टीचिंग ट्रेनिंग संस्थान में बहुत ज्यादा यूज होता है। माइक्रो टीचिंग करते टाइम भी सिमुलेशन किया जाता है वहां पर, ठीक है। आगे चलते हैं। 12th जो मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, बुद्धिशीलता विधि है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिया किसने, एएफ ऑसबॉर्न ने दिया था इसको, और इनकी जो बुक थी क्रिएटिविटी के नाम से, इमेजिनिंग क्रिएटिविटी, उसमें इन्होंने इस पर बात की है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या, ग्रुप में बच्चों को बैठा के नई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दी, उस पर सोचने के लिए कहा गया, अलग अलग आइडियाज की बारिश होगी इस सिचुएशन में, ब्रेन को स्टॉर्म करेंगे वो, मतलब जोर डालेंगे और अलग अलग सॉल्यूशंस अपने बताएंगे, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर के एकदम स्पॉन्टेनियसली जो आंसर होंगे वो स्पॉन्टेनियस होंगे। एकदम अचानक से जो आइडिया आया है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, सपोज करो रोड नेटवर्क की प्रॉब्लम है, चलो बात की सारे बच्चों ने आपस में डिस्कस किया, किसी ने कुछ सॉल्यूशन दिया, किसी ने कुछ सॉल्यूशन दिया। क्या है इसके पीछे का उद्देश्य कि एक अकेले दिमाग से ज्यादा जब आप ग्रुप में बैठते हैं तो वो ज्यादा आइडियाज को इवॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, ज्यादा आइडियाज दे पाते हैं। तो क्या याद रखेंगे, एक तो ऑसबॉर्न ने दिया, दूसरा ग्रुप में क्रिएटिविटी, इमेजिन करने के लिए कहा जाता है प्रॉब्लम को, इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी निकल कर आएगी, क्योंकि डाइवर्सन थिंकिंग करेंगे बच्चे, अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे बच्चे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि सब सेम सॉल्यूशंस बताएंगे प्रॉब्लम का। अगर 10 बच्चे हैं तो वो 10 अलग अलग तरीके का आंसर देंगे अपने अपने एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन के आधार पर, ठीक है। ग्रुप में इसको किया जाता है और ग्रुप में इसको ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, और इंडिविजुअली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। 13th मेथड पर आएंगे। 13th मेथड क्या है, प्लेवे मेथड, खेल विधि। इसके जन्मदाता कौन थे, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल। इन्होंने बेसिकली किस चीज पर ध्यान दिया, एक तो बच्चे फ्रीडम के साथ खेल खेल में कुछ सीख पाए, चाहे वो कल्चरल गीत हो या कुछ इस तरह का, जो वो एक तो नेचर के पास रहे, और दूसरा खेल खेल में एकदम मजे में नेचुरल जो सहजता है उनके अंदर की, वो निकल करके आए। इसका दूसरा जो नाम दिया, बेसिकली इसका जो नाम परिवर्तन किया गया उसको किंडरगार्टन कहा गया। इसका जो प्लेवे मेथड के लिए जो नाम देने का श्रेय जाता है
वो कि भाई इसको थ्योराइज किस नाम से किया गया, वो जाता है कोल्डवेल कुक को। तो अगर पूछे सिर्फ नाम किसने दिया तो हेनरी कोल्डवेल कुक, अगर नाम की बात करें तो। लेकिन इसके जो जन्मदाता है वो है फ्रेडरिक फ्रूवेल। चाहे किंडरगार्टन दें चाहे प्लेवे दें, नाम की बात करें तो हेनरी कोल्डवेल कुक। अब यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करना जरूरी है। जैसे ही इसका नाम होता है किंडरगार्टन, तो इसके बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर इसका जो दूसरा नाम यानी जिसमें परिवर्तन किया गया वो है किंडरगार्टन विधि। अब किंडरगार्टन का मतलब क्या है? बच्चों का बगीचा। या गार्डन ऑफ चिल्ड्रन कह सकते हैं। ये नेचुरलिज्म से प्रभावित है। जो भी नेचर के पास की बात करेगा, जो भी बेसिकली प्राकृतिक की बात करेगा, ऑब्वियसली प्रभावित होगा। किंडरगार्टन किसने? फ्रोवेल। कहाँ ये स्कूल खोले गए थे? 1835 के अराउंड ये खोले गए थे जर्मनी के अंदर। ये किनके लिए स्पेशली ज्यादा हेल्पफुल है? जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। 2 से 6 साल के बच्चे या 8 साल के या 3 से 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल और बेहतर है, क्योंकि बच्चे फ्रीडम के साथ खेल खेल में कुछ कुछ सीखते हैं, नेचर के पास होते हैं। इनकी पूरी एक कहानी थी कि कैसे इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी और इन्होंने अकेले बहुत सारा टाइम बिताया गार्डन के आसपास। वो स्टोरी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, काम की चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम सिर्फ। तो किंडरगार्टन मेथड, फ्रोवेल जर्मनी में पहले स्कूल खोले। इसका मतलब क्या होता है? गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर जो टीचर है वो किसकी तरह काम करेगा? माली की तरह, गार्डनर की तरह, बस सींचने का काम करेगा। और जो बच्चे हैं वो जो चिल्ड्रन हैं या जो स्टूडेंट हैं वो क्या है? यहाँ पर बेसिकली वो गार्डन की तरह है, प्लांट की तरह है, पौधों की तरह है, अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना है कि माली पौधों को जबरदस्ती खींच खींच के लंबा कर देता है। वो जब जरूरत होती है तो खाद देता है, पानी देता है और उनको खुद से बेसिकली नेचुरली ग्रो होने का मौका देता है, उनको नेचुरली ग्रो होने देता है। तो ये एक बात है कि गार्डनर और प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी। ठीक है, मोंटेसरी मेथड इंपॉर्टेंट है अपने आप में। दिया किसने था? इसकी प्रोपाउंडर कौन थी? तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। और ये नेचुरलिस्ट फिलॉसफी पे बिलीव करती थी। और दूसरा एक चीज, इन्होंने कहा कि आप बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते, वो सीखेंगे खुद ही। ठीक है, तो कोई बाहर से आउटसाइड नहीं सिखा सकता, इनकलकेट करना है अंदर से ज्ञान। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो बहुत ज्यादा खेल है, कोलैबोरेटिव प्ले को इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान में रखा कि बच्चे कोलैबोरेटिव प्ले में जब शामिल होते हैं अपनी इच्छा से, बहुत सारे टॉयज और इस तरह की बहुत क्रिएटिव क्लासरूम का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। और जब वो काम करेंगे, ये वही अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे हैं, 8 साल से पहले की कहानी है। ये जो बच्चे हैं जो जब फ्रीडम के साथ खेलते कूदते हैं, 4 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो ये बेहतर सीख पाएंगे। टुकड़ों में तोड़ के चीजों को क्रिएटिव एकदम चार्ट और टॉय वगैरह का इस्तेमाल करके खेलेंगे और सीखेंगे। तो इसको मोंटेसरी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डाल्टन मेथड, जिसको ठेका मेथड, लेबोरेटरी विधि भी कह देते हैं। इसको दिया किसने था? हेलेन पार्कर्स ने दिया था, जो कि एजुकेशनिस्ट थी। ये प्रभावित थी मारिया मोंटेसरी से और जॉन डुई से। तो मतलब लर्निंग बाय डूइंग को इन्होंने प्रमोट किया। किससे प्रभावित थी? जॉन डुई और मारिया मोंटेसरी। ठीक है, तो सबने अपने अनुसार अलग अलग तरीके अपना करके, अपने इनोवेशन करके कुछ कुछ नए मेथड्स दिए। एक फिलॉसफी को बहुत सारे लोग बिलोंग कर सकते हैं। भाई इन्होंने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग पर रखेंगे ये। और ये जो ठेका विधि थी, लेबोरेटरी विधि भी जिसको कहा गया, लैब मेथड मान लेना, क्योंकि जो क्लासरूम था उसको भी लैब की जैसे बना दिया गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें जानने वाली हैं, जैसे
ये स्पेसिफिक जो बच्चे रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे थे या फिर कुछ इशू था, तो इसमें फ्लेक्सिबल बनाया गया। ट्रेडिशनल जो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम थी उससे चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ जाने की बात हुई। और क्योंकि ये 20th सेंचुरी मतलब 1900 में इसकी बात हुई है, तो इसलिए ये और एडवांस होगा। तो ये जो ठेका विधि कहा जा रहा है, जिसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साल के अनुसार, महीने के अनुसार जो टास्क है, जो काम है, जो असाइनमेंट है, इस तरह के प्रोजेक्ट वगैरह उसको डिवाइड कर दिया जाता है और बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने लर्निंग के पेस पर काम करते हैं और जब जरूरत होती है तब टीचर उनको असिस्ट करता है। यूएस में हेलेन पार्कर्स ने इसको दिया। ठेका विधि या लैबोरेटरी मेथड इसको कहते हैं। क्या होता है, इसमें काम को बांट दिया जाता है, जैसे सिलेबस हो या जो भी चीजें, उनको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है 12 महीने के हिसाब से या महीने के हिसाब से एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया जाता है। बच्चे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जब जरूरत होती है तो टीचर उनको असिस्ट करते हैं। एक तो फ्लेक्सिबल है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड है, तीसरा लर्निंग बाय डूइंग होता है। इसलिए जो क्लासरूम लैब्स के जैसे दिखते हैं क्योंकि बच्चे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं इंडिपेंडेंटली, दैट्स वाई इसको लैबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। ठीक है। 16th मेथड है आपका इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि। अब इंडक्टिव मेथड की तरफ आएंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इंडक्टिव मेथड के बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव जो अप्रोच है उसको दिया किसने था? एरिस्टोटल ने, मतलब अरस्तु ने। लेकिन इनके साथ एरिस्टोटल नहीं हुआ, नाम में तो क्या आ जाएगा? बैकन आ जाएगा। बैकन ने बेसिकली इसको जो अरिस्टोटल की अप्रोच थी, जो इंडक्टिव मेथड था उनका, इंडक्टिव रीजनिंग थी, उनको आगे बढ़ाया, एडवांस्ड किया, साइंटिफिक मेथड की तरफ लेकर के गए। तो जो साइंटिफिक इनोवेशन की बात आए तो वो फिर इसमें बैकन के काम की वजह से आएगा। इसको एडवांस किया इन्होंने। ठीक है। तो अगर एरिस्टोटल नहीं है तो आप बैकन भी लगा सकते हैं, या नाम की अगर थ्योराइज करने की बात कहे तो बैकन ने, अदरवाइज दिया किसने है? अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ठीक है। बहुत पुराना मेथड है। अब इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। एक तो जो चीज है यहाँ पर क्या है? नोन टू अननोन जाया जाता है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या हो सकता है यहाँ पर? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाता है, या हाइपोथेसिस से रूल निकालते हैं हम। यहाँ पर रूल की तरफ जाते हैं, जनरल फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट से जनरल फॉर्मूला की तरफ, मतलब एक सामान्य रूल की तरफ, जनरल रूल की तरफ। ठीक है। अब आप कहेंगे जनरल रूल क्यों हुआ और स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्यों हुआ? मान लो ये कहा जाए काले बादल क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं। अब किसी ने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया, किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया होगा। नोन चीज क्या है? काले बादल। ठीक है। ये एग्जाम्पल स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, और ये जो फॉर्मूला निकलेगा ये क्या होगा? जनरल होगा। ऐसा बार बार हुआ होगा कि अच्छा जब काले बादल आए तो बारिश हुई, तो ये क्या है? स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब अगर हम देखें तो इसको मैथ्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव है अपने आप में, इसकी बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा सा और समझेंगे इसको। ये याद रखना, नोन टू अननोन, हाइपोथेसिस टू रूल, या कहें अगर हम तो स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है। इंडक्टिव मेथड में दूसरी चीज क्या है? मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल है। मैथ्स में स्पेशली अगर इसकी बात करें छोटे लेवल पर, जब प्राइमरी क्लासेस की बात आती है तो इसको यूज किया जाता है। कहीं पर दोनों को मिक्स करके यूज कर लिया जाता है, बट स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में छोटे लेवल पर हम नोन टू अननोन ही जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही जाते हैं। तो एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं यहाँ पर। कैसे जा रहे हैं? मान लो बच्चों को आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं। ये बहुत रेट्रो सा एग्जाम्पल है, बहुत बट काम का है, याद रह जाता है।
संज्ञा पढ़ा रहे हैं। आपने कहा किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने कहा अपने दोस्तों के नाम बताओ। 4 बच्चों को खड़ा करके आपने 4 नाम लिख लिए और उनकी फेवरेट डिश भी लिख लेते हैं। तो ये सारे जो नाम लिखे आपने, अब ये सारे एग्जाम्पल हैं और स्पेसिफिक हैं। आपने 4 नाम लिखा था, दीपक, राहुल, दीपक, श्याम और राम, और इनकी फेवरेट डिश भी लिख ली थी। मान लो राहुल की फेवरेट डिश है छोले भटूरे। राहुल अपने आप में स्पेसिफिक है और छोले भटूरे अपने आप में स्पेसिफिक है। दीपक अपने आप में स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कहा बॉयज, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, एग्जाम्पल टू रूल गए हम। यहाँ पर ये एग्जाम्पल स्पेसिफिक था, फिर हमने रूल बताई, डेफिनेशन बाद में बताई कि ये डेफिनेशन है, ठीक है। पहले आपने बच्चों से नाम पूछ लिया, फिर उनकी फेवरेट डिश को, उनके फेवरेट प्लेस को, उनकी फेवरेट उनके फेवरेट जो भी बेसिकली उनके जो दोस्त हैं उन सबके बेस्ट फ्रेंड वगैरह को। फिर बाद में आपने डेफिनेशन बताई, रूल बाद में बताते हैं, पहले एग्जाम्पल। तो इसका उल्टा अगर कहें तो वो है डिडक्टिव, ठीक है। डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, इसको भी एरिस्टोटल ने दिया। दोनों जो अप्रोच है वो एरिस्टोटल ने दिया। इसमें बात आती है पहले जनरल रूल, मतलब पहले फॉर्मूला बता दिया जाता है, जैसे a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बता दिया। फिर उससे रिलेटेड स्पेसिफिक एग्जांपल करवाए गए, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे यहाँ पर हम। विशिष्ट की तरफ यहाँ पर अननोन टू नोन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कह सकते हैं। जैसे पहले डेफिनेशन बता दी जाती है जो संज्ञा थी या जो नाउन थी, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ये भी नाउन में आएगा, ये भी नाउन में आएगा। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला, बाद में स्पेसिफिक चीज, ठीक। मैथ में इसको यूज किया जाता है। टाइम सेविंग मेथड है ये अपने आप में, मतलब ये थोड़ा टाइम बचाता है और बड़े लेवल की जो क्लासेस होती हैं तब ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दोनों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, टॉपिक पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एनालिसिस एंड सिंथेसिस बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव से। अगर हम देखें तो एनालिसिस मतलब विश्लेषण एंड सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। ये जरूरी है, ये आप ब्लूम में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एनालिसिस में क्या होता है जो आप जानते हैं, यहाँ पर कंक्लूजन आपके हाथ में होता है। पहले कंक्लूजन से आप हाइपोथेसिस की तरफ या ब्रेक करके टुकड़ों में तोड़ते हैं। पार्ट पे आते हैं आप कंक्लूजन से, यहाँ पर हाइपोथेसिस लगाते हैं कंक्लूजन होने के बाद। जैसे आप सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके हाथ में कंक्लूजन तो है, रिजल्ट तो फाइनल है यहाँ पर। अब आप यहाँ से हिस्सों में तोड़ेंगे, पार्ट्स निकालेंगे कि अच्छा इस सब्जेक्ट में इतने आए, इस सब्जेक्ट में इतने आए, इतने आए होते तो ये होता, इसमें मैंने ये चीज पढ़ी थी, वो बस मटेरियल ठीक नहीं था या टीचर ठीक नहीं था या क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए। ये सब आपने पार्ट्स निकाल लिए, इतने सारे आपने पार्ट्स निकाल लिए। किससे? कंक्लूजन से। नोन टू अननोन, आप जानते हैं कंक्लूजन। अब आप जो नहीं जानते उसकी तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैथ साइंस वगैरह में भी यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं सिंथेसिस की तरफ। सिंथेसिस क्या है? जोड़ना सबको, जो पार्ट है अलग अलग, उनको सबको एक जगह पर ला करके जोड़ दिया सारी चीजों को, और तब जाकर के कंक्लूजन निकाला हमने। यहाँ पर हाइपोथेसिस टू कंक्लूजन चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर जोड़ना या एक तरह से कंबाइन करके देखा जाता है, जोड़ करके, और एनालिसिस में तोड़ करके, पार्ट में डिवाइड करके। तो ये चीज को हमने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं जुड़ा हुआ है इसके साथ। नेक्स्ट मेथड पर आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ड्रिल मेथड। इन दोनों को फटाफट से समझेंगे। पहले देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान विधि। अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम सामने रख दी गई, अब उसको आपको सॉल्व करना है। आप अलग अलग आइडियाज लगाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, कोलैब करेंगे आपस में, उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो ये प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ड्रिल मेथड। ड्रिल आपने समझा होगा। ड्रिल आपको ऐसे स्कूल वगैरह में कराई जाती है, आग वगैरह लगने पर करवाते हैं। तो उस सिचुएशन में ड्रिल क्या है, कोई भी ऐसी मुश्किल
प्रिंसिपल हो सकती है, लॉज हो सकता है, जिसको बार बार प्रैक्टिस करवाया जाए, ड्रिल कराया जाए, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए, याद रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ड्रिल का यही फायदा है। जो कुछ मुश्किल लॉज होते हैं और टीचर भी हेल्प करता है जहां जहां जरूरत होती है। एक तरह से इसमें रट्टाफिकेशन को प्रमोट किया जाता है, बट ठीक है, सबका अपना एक यूज है हर एक मेथड का। ये हुआ चैप्टर 1 कंप्लीट। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, सोशलाइजेशन देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।